हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, वो भी किसके लिए, क्विज 2 एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैटिक्स 1 का। क्या सॉल्व करेंगे हम, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 4 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था क्विज 2 का, वही पूरा सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन है वही हम देखने वाले हैं। यानी कि सेम ही क्वेश्चन देखेंगे, सेम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 4 अगस्त को पूछा गया था। देखो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल जो मार्क था इस सेक्शन का वो था 40 मार्क। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखो। क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सेम पैटर्न पे क्या हो, क्वेश्चन आपका रिपीट हो। पीवाईक्यू क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आपको करके जाना होता है एग्जाम में, और अभी एग्जाम आने वाला ही है आपका 1 दिसंबर को एग्जाम है, तो आप मैंडेटरी है क्या करना, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका जो स्कोर है उसको बूस्ट करने में मदद करेगी। और आप देख लो कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। मैं साथ ही साथ क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा ही, साथ ही साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके वो भी मैं बताता चलूंगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो वीक का रिवीजन है, आपका 4th से लेके 8th तक वीक का जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को यानी इस वीडियो को कैसे देखोगे, तो देखो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊंगा, जैसे स्लाइड क्वेश्चन 1 पे गया, जैसे यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन 1 आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले इस वाले पॉइंट पे आके आप पहले पॉज कर दो इस वीडियो को, और फिर खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फिर आप मेरा तरीका देख सकते हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर आपको नहीं आया, अगर मान लो कि नहीं हुआ, तो आपके पास क्या है, आप अभी क्या कर सकते हो, आप अभी पूरा का पूरा जो वीडियो है उसका मतलब पूरा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पूरा का पूरा जो पीवाईक्यू है वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो आप इसी अप्रोच के साथ जाओ तो सही रहेगा। तो चलिए मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोलते हैं वो है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिख गए हैं, और इसमें से एक भी ऑप्शन सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब इस पे आप ध्यान रखना कि जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पे बारीकी से ध्यान देना होता है कि हो सकता है कि एक सही हो या फिर 2 सही या 3 सही हो। और बच्चे क्या करते हैं कि एक को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे पे नोटिस नहीं करते कि वो सही हो सकता है कि नहीं। तो ये गलती नहीं करना है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला आपका ऑप्शन वो देते हैं, वो बोल रहा है एन इवेंट ए इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर इवेंट बी इफ। अब ये क्या है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है। ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गिवन बी क्या है, यानी कि बी पहले से हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी, ये इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, ये क्या सही हो सकता है। तो इसको कैसे पता करोगे आप, तो देखो इसको पता करने का तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट क्यों कहलाते हैं, कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, आपका दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू, आपका यहाँ पे फिर से कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी आ गया, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 दिया गया। फिर ऐसे आपका तीसरा वाला इवेंट है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। आपका ए इंटरसेक्शन बी है ही, लेकिन यहाँ पे पी ए लिखा गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपका क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे है और गिवन क्या है, ए है। इन दोनों का इनटू करोगे तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। क्या है, राइट है या सही है, इसको भी हमें देखना होगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इंडिपेंडेंस कैसे होता है 2 इवेंट, और दूसरा हो गया कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम करता है। चौथा ऑप्शन देखो, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ, आपका ये इंटरसेक्शन दिया गया और ये बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट तभी कहलाएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी जो होगा, अगर उनका इंटू करोगे तो वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तीसरा जो टर्म आ गया वो आ गया डिसजॉइंट, कि 2 जो इवेंट है वो डिसजॉइंट कब कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो 3 टर्म है, एक होता है पहला इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें भी यूज होंगे। तो आप पहले इसको सही कर लो, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो। तो पहले हम देखते हैं जो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्या होता है। पहला जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। अब देखो 2 इवेंट है, अगर मान लो ए एक इवेंट है और दूसरा क्या है, बी इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, देखो इंडिपेंडेंट ये तब कहलाएंगे जब अगर ए ऑकर हो, यानी कि ए अगर इवेंट हो तो इसका जो इफेक्ट है वो दूसरे पे ना पड़े या बी पे ना पड़े, तो क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएंगे कि दोनों ए और बी क्या है, ये इंडिपेंडेंस है। अब इसको अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स के टर्म में, तो आप इसको ऐसे डिनोट करते हो। देखो जब इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट होता है तो आप जब इनका इंटरसेक्शन निकालते हो,
ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ये इक्वल किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। ये क्या है, ये आपका मैथमेटिकल टर्म में आप ऐसे इसको डिनोट करते हो, किसको, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट को। यानी कि अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे आप इसको डिनोट करोगे, तो देखो हमने देखा कि इसका मतलब ये होता है कि क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा यही जवाब है कि अगर ए एक इवेंट हो तो उसका इफेक्ट क्या हो, दूसरे वाले इवेंट पे ना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो इवेंट दोनों है वो क्या इंडिपेंडेंट है। और इसको हमने मैथमेटिकल के टर्म में ये लिखा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो वो बराबर होगा दोनों प्रोबेबिलिटी के क्या हो, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखो अगर मान लो कि आपको दे दे कि आपको चेक करने के लिए दे दे कि ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप पहले क्या करोगे, आप उन दोनों की क्या निकालोगे, आप ए इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, दोनों का, दोनों आपका जो चांसेस है क्या होगा इंटरसेक्शन वो निकालोगे, और फिर दोनों के प्रोबेबिलिटी का आप इंटू कर दोगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो आप बोलोगे कि दोनों इवेंट क्या है, आपके इंडिपेंडेंट है। आपको समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्या होता है। अब ये क्वेश्चन जो होगा सेम पैटर्न पे आपके पीबीआईक्यू क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो इसको हम पहले ऐसे डिनोट करते हैं, ए और ये क्या है, ये डिवाइडेड वाला निशान नहीं है, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या है बी, यानी गिवन बी मतलब बी जो हो चुका है वो ऑकर्ड हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब आप इंटरसेक्शन निकाल लो, जो ऊपर आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, और जब उसको आप डिवाइड कर दो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है और गिवन क्या है बी है, तो जो गिवन होता है उससे हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन वाले में डिवाइड करते हैं। ये आप याद रखना कि अगर मुझे निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या हो, गिवन बी हो, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो गिवन होता है उससे डिवाइड कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे और गिवन क्या था, बी था। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, अगर मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो और क्या गिवन हो, अब अगर ए गिवन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सेम रहेगा। और देखो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना और गिवन क्या है ए, तो आप क्या करोगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा और गिवन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो समझ में आ रहा है आपको कि कैसे क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे देखना कि अगर मान लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ये भी हुआ कि अगर आप क्या निकाल लो, अगर आप निकाल लो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या है बी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये किसके बराबर होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो निकाल रहे हो, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा अगर मान लो कि आप क्या निकाल लो, अगर आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और गिवन क्या है ए है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या निकाल लो, ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टाइम पे। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गया कि कैसे इसको जनरेट करते हैं और इसको कैसे रीड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर ए और यहाँ पे ये वाला साइन लगा हुआ है और बी, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या है बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो तीसरा जो टर्म आया था वो काफी इंपॉर्टेंट था, वो था डिसजॉइंट। क्या आया था, डिसजॉइंट जो आया था आपके चौथे वाले ऑप्शन में दिया है डिसजॉइंट। तो देखो डिसजॉइंट होता है क्या है, तो हम डिसजॉइंट को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं, कि दो इवेंट, मान लो कि ए और बी दो इवेंट है, तो ये डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट तब होंगे जब ये साइमल्टेनियसली क्या हो, एक साथ ना घटित हो, तो आप बोलोगे कि ए और जो बी है इवेंट क्या है, वो आपके डिसजॉइंट है, यानी कि एक साथ इनका नहीं, आपका साइमल्टेनियसली ये क्या होंगे, अकर नहीं होंगे। अब इसको कैसे डिनोट करोगे, मान लो कि अब ये तो हो गया आपका एक थ्योरी पार्ट कि हाँ आप बोल सकते हो कि दो इवेंट ए और बी डिसजॉइंट होते हैं, कब होते हैं, जब उनका जो इवेंट हो वो साथ के साथ अकर ना हो, यानी कि साइमल्टेनियसली अकर ना हो, तो आप बोलोगे कि डिसजॉइंट इवेंट है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसको समझने के लिए अगर मान लो कि कोई टर्म दे दिया गया और आपसे पूछे कि डिसजॉइंट है कि नहीं, तो आप क्या निकाल लोगे, आप उन दोनों इवेंट का क्या निकाल लो, आप उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकाल लो। आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, और ये अगर आपका जीरो आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि जो आपके दोनों इवेंट है ए और बी जो है वो क्या होंगे, आपके डिसजॉइंट इवेंट होंगे, या फिर बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके इवेंट होंगे। तो आपको इन तीन टर्म जो है, जो तीन चीजें बताएं, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिसजॉइंट, अगर ये आपको पता है तो आप इजिली फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो पहला ऑप्शन ए क्या बोलता है, ऑप्शन ए बोल रहा है एन इवेंट ए इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर इवेंट बी इफ। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, अभी हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा हमने कि जो आप ये निकालते हो
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या है बी है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये किसके बराबर होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे नॉट इक्वल दिया गया, यानी कि ये यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर अगर करता तो ये क्या होता है, सही होता है, ठीक है, जब अगर इंडिपेंडेंट होता तो ये क्या हो गया, ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, और ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब देखो इसके लिए हमने क्या देखा था, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला देखा था, अब देखो अगला वाला जो स्लाइड है इसमें हमने देखा था, हमने निकाला था कि अगर हमें ये निकालना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हो ए का, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, अगर मैं बोलूँ कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो और कंडीशन क्या है कि बी गिवन होगा, तो इसको हमने कैसे निकाला था, इसको हमने निकाला था कि आप क्या करते हो कि दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालते हो, क्या निकालोगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे और जो गिवन होता है उससे आप डिवाइड करते हो, तो गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन वाला बी निकालना है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बी इधर चला जाएगा, तो आपका ये क्या होगा, आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू, और ये क्या है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन क्या है बी। अगर आप देखोगे तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो क्या स्टेटमेंट में ये दिया गया है, आप देखो सेम चीज दी गई है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया गया है, यहाँ प्रोबेबिलिटी बी दिया गया है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला गया और गिवन क्या है बी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आप इसको बोलोगे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है, इस क्वेश्चन का राइट है। अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया और इसको क्या कर दिया, उल्टा दे दिया गया, यानी कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात हो रही है और आपका गिवन क्या है, ए गिवन है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे अगर मान लो कि मुझे ये निकालना होता कि मुझे निकालना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और गिवन क्या है, ए गिवन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, तो हम इसको इंटरसेक्शन तो ऊपर रहेगा ही सेम इट इज, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने आपको बताया था इसको डिस्कस करने से पहले कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो मैंने डिस्कस किया था उसमें ही बताया था कि अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है और गिवन क्या हो ए, तो इस टर्म में क्या करते हैं, हम नीचे किसे डिवाइड करोगे, जो गिवन वाला टर्म होता है उससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर दोगे, अगर मान लो कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मिलेगा आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और गिवन क्या होगा, ए। अब देखो क्या मैच कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखो चौथा ऑप्शन देखते हैं, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी डिस्जॉइंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये दिया गया। अभी हमने देखा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है, ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि डिसजॉइंट इवेंट कब होता है, डिसजॉइंट इवेंट मतलब ये होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, यानी कि कोई भी चीज उसमें कॉमन ना हो, तो हम बोलेंगे क्या है, ये डिसजॉइंट इवेंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत होगा। तो इसके दो राइट आंसर हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए सिटी हैज 3 मेन टैक्सी कंपनीज, 3 आपके सिटी में मेन टैक्सी कंपनी है, एक है रेड टैक्सी, दूसरा है ब्लू टैक्सी और तीसरा है ग्रीन टैक्सी। हिस्टोरिकल डेटा शोज दैट 20% ऑफ द पैसेंजर यूज रेड टैक्सी, 20% जो पैसेंजर है वो रेड टैक्सी यूज करते हैं, 50% जो पैसेंजर है वो क्या है, ब्लू टैक्सी यूज करते हैं और 30% क्या करते हैं, ग्रीन टैक्सी को यूज करते हैं। इफ 5% ऑफ द कार्स फ्रॉम रेड टैक्सी, ये क्या है, जो 5% है रेड टैक्सी के, 4% ब्लू टैक्सी के और 8% ग्रे टैक्सी के क्या है, उनके इंजन में इशू है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये पूरा का स्टेटमेंट दे दिया गया और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको 79 और 80 का आंसर देना है। तो 79 क्या कहता है, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ टैक्सी के बारे में बताया गया कि 3 टैक्सी हैं, उनका डेटा बता दिया कि कितने पैसेंजर कौन से टैक्सी से आपका यूज करते हैं और ये बता दिया कि कितने परसेंटेज टैक्सी के क्या इंजन में इशू है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ दो क्या आप कहता है। क्वेश्चन देख रहे हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ रैंडम चूजन पैसेंजर गेट ए टैक्सी विद इंजन इशू, एंटर द आंसर करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि रैंडमली चूज कर रहा है पैसेंजर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या मिले, उसको टैक्सी मिले इंजन इशू के साथ। क्या निकालना है यहाँ पे, आपको इंजन इशू के साथ प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो अगर मान लो सेलेक्ट करता है कोई आपका पेशेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसको वही टैक्सी मिले जिसमें क्या हो, इंजन का इशू हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या है। अब सपोज करो कि कई सारे एक साथ इवेंट हो रही है, अब यहाँ पे देख रहे हो रेड टैक्सी है, ब्लू टैक्सी है, ग्रीन टैक्सी है, तो इसको मैं पहले आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे कई सारे इवेंट जो हो रही है वो साथ में हो रही है। तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई एक इवेंट है, ये आपका एक इवेंट ई है, ठीक है, दूसरा जो इवेंट है आपका मान लो कि A1 है,
A2 है, A3 है और फिर ऐसे से करके AN इवेंट है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। तो अगर मान लो कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो आप निकालोगे इन सारे इवेंट के साथ जो ई का है इंटरसेक्शन निकालोगे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन A2 और डॉट डॉट करके लास्ट तक ले जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन AN। ठीक है, ऐसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हो। अब ये आपको जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आपका A1, इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे देखो ये वाला स्लाइड, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला सीन। अब ये क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लो कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो, अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसके जगह पे क्या ऐसा भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिख सकते हो ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को। तो आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिख दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और क्या है, गिवन क्या है आपका A1 गिवन है और इनटू ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले रूल्स हैं। ठीक है, और ऐसे करके क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और गिवन क्या होगा AN गिवन होगा और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, क्या अप्लाई होने वाला है। तो अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ उसको सॉल्व करना, मैं इसको बताऊंगा कि हाँ कैसे इसको लगाते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब क्या करते हैं, जो जो पॉइंट गिवन है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी की इंजन में क्या हो इशू मिले और वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस पैसेंजर को सेलेक्ट करने का, वो टैक्सी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले हमें जो जो पॉइंट गिवन है उसको हम लेंगे और ये वाला जो फॉर्मूला हमें निकल के आया, इस वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन एसओ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टैक्सी कितना है, रेड टैक्सी को सेलेक्ट करने का चांसेस क्या है, ग्रीन टैक्सी का क्या है, कितने लोग यूज करते हैं। तो आपको बोला कि 20% जो है वो क्या यूज करते हैं, रेड टैक्सी यूज करते हैं, 50% ब्लू टैक्सी यूज करते हैं। तो इन सारे पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो देखो, जो सबसे बोल रहा है कि पहला वाला जो बोल रहा है कि क्या चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेलेक्ट करने की रेड टैक्सी को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। 20% क्या करते हैं, आपके रेड टैक्सी को यूज करते हैं। अब जो 20% को आप 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 0.2, यानी कि इसके चांसेस क्या होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.2 होगी। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू टैक्सी निकालो सेलेक्ट करने की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इसका 50% है आपका, इसको क्या लिख सकते हो 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, आपका अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं मैं ग्रीन टैक्सी सेलेक्ट करने का, तो वो कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रीन निकल के आएगा वो 30% है और 30% को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 100 से 0.3 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी दिया गया, अब हमें ये भी प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि आपके इंजन इशू किसमें कितनी परसेंटेज है, यानी कि रेड टैक्सी में 5% ऐसे हैं जिनमें क्या इंजन इशू है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, इसमें क्या है इंजन इशू है, किसमें इशू है इंजन इशू, और ये किसमें रेड में। तो हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये कितना दिया गया है, ये बोल रहा है कि रेड वाले में इंजन इशू के क्या चांसेस है, 5% चांसेस है। तो 5% बोले तो ये हो जाएगा 0.05। समझ में आया कि ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि आप स्टेटमेंट यहाँ भी पढ़ो। ये बोल रहा है कि इफ 5% ऑफ कार्स फ्रॉम द रेड टैक्सी हैव इंजन इशू, यानी कि जो लास्ट में होता है ना उसको पहले लिखोगे, क्या है इंजन इशू है और किसमें है रेड वाले में, ये ऑलरेडी गिवन है इंजन इशू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू रेड में, ये क्या है 5%, आप इसको क्या लिखोगे 0.05 लिखोगे। ऐसे ही आपका जो इंजन इशू किसमें है, आपका इंजन इशू का प्रोबेबिलिटी किसमें किसमें दिया गया है, इंजन इशू अगर मान लो ब्लू में है, ब्लू में कितना दिया गया, ब्लू में आपको बताया गया कि ये आपका कितना है, ब्लू में आपका बोला 4%। ठीक है 4%, तो 4% बोलो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू ग्रीन वाले टैक्सी में कितनी है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, ये आपका गिवन है 8%। ठीक है, क्या गिवन है 8%, तो जब इसको 8 को डिवाइड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी 0.08 मिल जाएगी। ये हमारा गिवन है, क्या है ये पूरा जो डेटा है वो गिवन है। अब इसको केवल हमने फॉर्मेट में सेव किया, फॉर्मेट में इसको लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टैक्सी को सेलेक्ट करने की क्या है 0.2 है। और हमें ये भी बताया गया है कि इंजन इशू आ रहा है रेड वाले में, यानी कि रेड वाला क्या है गिवन है, गिवन क्या है रेड में इंजन इशू आ रहा है कितने परसेंट का 5%, तो हमने ऐसे इसको डिनोट किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हमने यहाँ पे देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी का। अगर मान लो कि हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना होगा कि P जो है
वो निकालना है इसका इंजन इशू का। तो देखो हमने इसी को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये पता है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है और आपका पी ए यानी कि पी ए जो की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी पता है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, इंजन इशू वाले फॉर्म में लिखूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कुछ। देखो कैसे लिखोगे आप, देखो आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि क्या हो, आपका इंजन इशू इंटरसेक्शन ए वन क्या है, ए1 आपका एक इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंजन इशू को, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए1, यानी कि जो दोनों में कॉमन जो होगा इंजन इशू में, वो क्या होगा, आपके इंजन इशू का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए1 क्या हो सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, आपके मल्टीपल चीजें हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ ई इंटरसेक्शन ए1 के फॉर्म में, तो आप बताओ, जो हमने पहले कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी देखा था, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और गिवन क्या होगा, ए1 गिवन होगा और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1। ये समझ में आया कैसे लिखा। इसको समझने के लिए आप, मैंने बताया था कि अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं जो गिवन होते हैं, और यहाँ पे गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ हमें ए इंटरसेक्शन ए निकालना है। तो अगर मान लो कि पी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप ये लिख सकते हो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन क्या होगा, बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो यही वाला हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। ई इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ए1 यहाँ पे मैंने बताया कि रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और आपके क्या हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं। अब हम ए1 के लिए ग्रीन यूज कर सकते हैं कि ग्रीन वाले में कितने टैक्सी में इशू आ रहा है इंजन में, फिर हम ब्लू लिख सकते हैं, फिर आपका रेड लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे 3 इंजन में इशू आ रहा है, 3 अलग अलग इंजन दिया हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इंजन इशू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू। अब मैं इंजन इशू को ई आई से डिनोट करूंगा और ये क्या हो जाएगा, गिवन क्या होगा, रेड, और इंटू किससे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाले से इंटू कर दोगे। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू और गिवन क्या है, मान लो ये गिवन है आपका ब्लू, और इससे इंटू किसे कर दोगे, इससे इंटू आप कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू से। ठीक है, फिर प्लस करोगे, फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू और किसमें क्या गिवन है, आपका रेड हो गया, ब्लू हो गया, अब ये हो गया ग्रीन, ये होगा आपका ग्रीन, और इंटू किसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वाले से आप इंटू कर दोगे। ठीक है, समझ में आया। अब जो पॉइंट पता है हमें देखो क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, रेड वाले में कितने आ रहे हैं इंजन इशू, तो ये आ रहा है 0.05, इसका क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी है। ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी पता है, तो सारे पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो रहे हो कि इंजन इशू रेड के साथ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.05। ठीक है, क्या आ रहा है, 0.05 आ रहा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 0.2, यानी कि रेड को टैक्सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है। ठीक है, प्लस आपका इंजन इशू ब्लू के साथ कितना आ रहा है, ये आपका दिया गया है 0.04। आपका ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.5, देख लेते हैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 ही। ठीक है, तो हमने सही लिखा है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है इंजन इशू ग्रीन के साथ कितना आ रहा है, 0.08 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.08 इंटू जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन टैक्सी को सेलेक्ट करने की, वो कितनी है, ये आपका 0.3। इन सबको इंटू कर दो, जब इनको इंटू करोगे तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा 0.01, इनका इंटू करोगे तो ये आएगा 0.02, प्लस इनका इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0.024 आएगा। यानी कि जो आप इन दोनों का सम ले लोगे, सबका सम ले लोगे, तो आपको निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, और ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, तीनों का सम कर दो, ये निकल के आएगा 0.054, और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया कि कैसे निकला, कैसे इंजन इशू की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया। तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो समेशन का। ठीक है, यहाँ पे समेशन होता है, A1 अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, तो आप जितना भी प्रोबेबिलिटी आएगा उनका सम कर दोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीजें जरूरी हैं आपको समझना। जो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इनको कैसे फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हो वो पता होना चाहिए, और फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन पे बेस पे, यानी कि जो सेम क्वेश्चन है
उसी के बेस पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं देखो ध्यान से, गिवन दैट a passenger get a taxi with engine issue then the find the probability that the passenger took a ride with green taxi company। अभी बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या करे वो जो पैसेंजर है वो ग्रीन टैक्सी कंपनी के साथ क्या करे, वो राइड करे। और ये क्या गिवन है कि हमारे जो पैसेंजर है वो क्या है, पैसेंजर जो गेट टैक्सी लेगा उसके साथ क्या हो सकती है, इंजन इशू हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमने अभी फाइंड की। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, कि इंजन इशू में क्या दिक्कत आ रही उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाला। अब इसमें पूछ क्या रहा है और हमें गिवन क्या था, इस वाले क्वेश्चन में देखो गिवन भी क्या था, हमें ये गिवन था कि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इंजन इशू आ रहा है रेड वाले में, यानी कि रेड वाला गिवन था उसमें इंजन इशू आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो 5% आ रहा था। ठीक है, और हमने ये निकाल लिया कि इंजन इशू की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें निकल के है 0.054। अब इस वाले क्वेश्चन को जब ध्यान से आप देख रहे हो तो इसमें उल्टा पड़ रहा है। हमें जो गिवन है, हमें ये गिवन था, क्या गिवन था, हमें ये गिवन है कि इंजन इशू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू गिवन रेड टैक्सी में कितना इंजन इशू आ रहा है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पैसेंजर टुक ए राइड विद ग्रीन टैक्सी कंपनी विद इंजन इशू। यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी आप निकालो किसका, कि वो टैक्सी क्या हो, ग्रीन हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टैक्सी निकालने के लिए बोल रहा है। और गिवन क्या हो, गिवन क्या है आपका कि उसके इंजन में क्या हो इशू हो, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो कि जो हमें पॉइंट गिवन है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमने पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, उससे क्या बोल रहा है, इससे उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे देखो, हमें ये पता है कि इंजन इशू आ रहा है किसके साथ, गिवन क्या है ग्रीन में, वो कितना 8% है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगी और गिवन क्या हो इंजन इशू के साथ। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि कैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया था। देखो कैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया था, ये फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर आपको निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो और गिवन क्या हो बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो और गिवन क्या हो बी है, तो हम इसको कैसे निकालते थे, हम इसको निकालते थे कि हम पहले क्या करते थे, हम पहले निकालते थे इंटरसेक्शन, हम निकालते थे ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे और उसको डिवाइड किससे करते थे, जो प्रोबेबिलिटी गिवन होता था उससे हम डिवाइड करते थे, यही तो होता था। तो अब बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो दूसरा होगा, मान लो कि मुझे ये निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और गिवन क्या हो ए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यानी ये ए हो चुका है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, कर देंगे। अगर मुझे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी अगर रखना है मुझे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये क्या है गिवन ए है, और इनटू क्या कर देंगे, इसको हम इनटू कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, लिख सकते हैं। आप इन दोनों को एक साथ देखो, ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखो कि हमने क्या लिखा, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इक्वेशन मान लो 1 है और ये क्या है इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे दिख रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख दोगे पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन वाले बी के जगह पे हमने ये लिख दिया इक्वेशन 2 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये वाला टर्म क्या है पहले पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या पता है, हमें पता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालना है और गिवन क्या हो इंजन इशू के साथ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इसको मैं उल्टा कर दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू और गिवन क्या हो, गिवन ये हो कि ये क्या हो टैक्सी ग्रीन हो, लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्म से, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन क्या है ग्रीन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, ये मैं लिख सकता हूँ ना। कैसे लिखा, ये वाले जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे क्या पता है, हमें इंजन इशू विद ग्रीन वाला पता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया गया इंजन इशू और क्या गिवन है ग्रीन गिवन है, लेकिन हमें इस वाले क्वेश्चन में ग्रीन निकालना था और क्या गिवन है इंजन इशू गिवन है।
तो हमें ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें जो जो टर्म पता है उसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म निकाल सकते हैं। और ये वाला फॉर्म कहाँ से आया, इसको मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया कि कैसे आप ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो गिवन बी का, ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए। समझ में आ गया। तो जो जो पॉइंट हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकल जाएगा। गिवन क्या होगा, इंजन इशू के साथ। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू ग्रीन का क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या गिवन है 0.08 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.08। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है, ग्रीन टैक्सी को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.3 है। तो आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 0.3। और हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू निकाला था, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू निकाला था, वो कितना आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निकल के आया था 0.054। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको डिवाइड करना है आपको 0.054 से। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिख सकते हो आप 0.024 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.054। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अप्रॉक्स में 0.444। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कार, ग्रीन टैक्सी गिवन इंजन इशू। ये क्या निकल के आएगा, कि हमें क्या निकालना था, 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना था, तो ये हो जाएगा 0.44। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0.44 आने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जितने सारे हमने फॉर्मूले पढ़े थे पहले वाले स्लाइड में, ये हमें क्या पता चला, इन सब का यूज हुआ। इन्हीं फॉर्मेट का यूज करते हमने क्या निकाला, ये वाले टर्म को निकाला, कि जो गिवन है उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, हमें निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विथ गिवन इंजन इशू। ठीक है, तो आंसर क्या है, 0.44 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि आप थोड़े से नए टर्मिनोलॉजी के साथ जा रहे हो, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हो। अगर आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने सारे मैंने अभी यहाँ पे दिए गए हैं फॉर्मूले, अगर आपको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देयर आर 200 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, 200 एम्प्लॉय है कंपनी में। देयर आर 40 एम्प्लॉयज हु नो पाइथन लैंग्वेज। देखो पाइथन लैंग्वेज को जानने वाले कितने हैं, पाइथन लैंग्वेज को जानने वाले 40 हैं, इसको हमने लिख लिया। एंड 50 एम्प्लॉयज नो एसक्यूएल। एसक्यूएल को जानने वाले कितने हैं, एसक्यूएल को जानने वाले 50 हैं। ठीक, आउट ऑफ दिस देयर आर 10 हु नोज बोथ पाइथन एंड एसक्यूएल। और आपके कितने हैं जो पाइथन भी जानते हो और एसक्यूएल भी जानते हो, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे केवल 10 लोग हैं। ठीक है, लेट इवन बी द इवेंट दैट रैंडमली सेलेक्ट एम्प्लॉयज नोज पाइथन। जो आपका इवन है ये आपका दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालता है इवन, ये इवेंट क्या शो कर देगा, ये शो कर रहा है कि रैंडम सेलेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या निकल के है, वो बंदा निकल के है जिसको पाइथन पता हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि 40 लोगों को क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आता है आपका क्या, पाइथन। कितने लोगों में से, आपके 200 एम्प्लॉयज हैं। तो जब इसको डिवाइड करोगे 40 अपॉन 200 करोगे तो कितना आएगा, तो आप इसको पहले फाइंड कर लो। तो आप ये 0 से 0 मार्क कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 और इससे 4 4 5 या 20, 1.5 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको निकल के आएगा 0.2। क्या आएगा, 0.2 आएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगा, यानी कि जो पाइथन को जानने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.2 होगी। ऐसे ही जो E2 बोल रहा है कि E2 क्या है, बी द इवेंट दैट अ सेलेक्टेड एम्प्लॉय नोज एसक्यूएल। यानी कि E2 आपका क्या शो करता है, E2 आपका शो करेगा कि उनको क्या आ रहा है, एसक्यूएल आ रहा है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50 अपॉन 200 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 या 20, यानी कि 1/4 और 1/4 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.25। ठीक है, तो हमने ये दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया कि कितने लोगों को क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पाइथन वाला सेलेक्ट हो। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है। आपका एसक्यूएल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.25 होगा। अब ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे हमने क्या लिखते हैं, ये वाले पॉइंट बना लिए। ये क्या है, ये आपका पॉइंट गिवन है। अब देखो इस वाले गिवन पॉइंट पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछता है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यस नो और कैन नॉट से एनीथिंग के में से आपको बताना है कौन सा राइट हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है आर द इवेंट्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। आपको बोल रहा है कि जो इवेंट E1 हो रहा है और E2 हो रहा है क्या वो इंडिपेंडेंट है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया था कि इवेंट आपका इंडिपेंडेंट कब होता है। तो मैंने बताया था कि इवेंट तब इंडिपेंडेंट होता है कि अगर आप दोनों का क्या निकाल लो, आप दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकाल लो, E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन क्या आ जाए, बराबर आ जाए दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, तो आप बोलोगे कि दोनों इवेंट क्या है, आपके इंडिपेंडेंट। क्या बोलोगे, दोनों जो आपके इवेंट है दोनों इंडिपेंडेंट है। ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होने का क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, तो हम दोनों निकाल के चलते हैं। हमें LHS हम निकालते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम 2 फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एक होगा हमारा LHS, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वाला हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, LHS क्या है, LHS है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है ना।
तो आप बताओ कि दोनों ऐसे कितने जानने वाले हैं? हमें ये दिया गया कि पाइथन भी जाने और एसक्यूएल भी जाने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मतलब ऐसे 10 लोग हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मुझे दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना हो इंटरसेक्शन वाला, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 10 जो है दोनों जानने वाले हैं, कितने में से? 200 टोटल कंपनी में लोग हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.05। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 10/200, यानी कि 0.05। दोनों जानने वाले की प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो पाइथन भी जानता हूँ और एसक्यूएल भी जानता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, वो है 0.05। तो हमें एलएचएस पता चल गया। अब आरएचएस निकालो। आरएचएस में होता है कि आप प्रोबेबिलिटी इवन निकाल के, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है वो तो हमें पता ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 से क्या कर दो आप, इनटू कर दो। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमने निकाला, ये कितना निकल के आया था? ये निकल के आया था 0.2, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 यानी एसक्यूएल को जानने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है 0.25। दोनों को जब इंटू करोगे तो आपका जो आरएचएस मिलेगा वो कितना मिलेगा? आपका जो आरएचएस मिलेगा ये हो जाएगा 0.05 के बराबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। तो इसके बेसिस पे, यानी कि जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो पी इंटरसेक्शन ई2 जो बराबर हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 के, तो जो दोनों इवेंट होंगे ई1 एंड ई2 क्या होंगे? वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑप्शन ये बोल रहा है सही, ये दोनों क्या होंगे? ई1 और ई2 जो होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। यस वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे आपका है। ये बोल रहा है कि आप क्या निकाल लो? आप निकाल लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इवेंट का यूनियन निकालो ई2 इवेंट के साथ। तो देखो, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लो कि जब हम क्या निकालते हैं, हमें अगर यूनियन निकालना होता है, इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हो रहे हैं तो इसका यूनियन हम कैसे निकालते हैं? पी निकालना यूनियन ई1 यूनियन ई2, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 लेंगे, क्या लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 का सम करेंगे, और माइनस क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं इनके इंटरसेक्शन का, ये हो जाएगा माइनस ई1 इंटरसेक्शन ई2। ये किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है E1 यूनियन E2 के बराबर। तो हमें सारी चीजें पता है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, हमने देखा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है एसक्यूएल को जानने वालों की? ये है 0.25। और हमने इंटरसेक्शन भी निकाला था कि दोनों आपकी पाइथन और एसक्यूएल दोनों को जानने वाले कितने थे? 10 लोग थे। तो 10/200 किया, ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया था 0.05। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा E1 यूनियन E2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब आप दोनों का सम करके इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.4। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि कैसे दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है आपका फॉर्मूला इंडिपेंडेंट का, कैसे आप इंटरसेक्शन निकालते हो? इंटरसेक्शन निकालने के लिए होता है, अगर दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो तो आप दोनों का क्या करते हो? प्रोडक्ट निकाल देते हो। अगर आपको यूनियन निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? दोनों प्रोबेबिलिटी का सम करके उसमें से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दोगे, तो आपका यूनियन निकल के आ जाएगा इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 का। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कमिटी ऑफ 7 मेंबर हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 मेन एंड 4 वुमेन, यानी कि 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। कहां से? 9 मेन दिए गए और 4 वुमेन दिए गए। ठीक है, और इसके बेसिस पे, ये आपका जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको 83 और क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? देखो, ये बोल रहा है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आप में बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन विद द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एक्जैक्टली 3 वुमेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो गिवन पॉइंट होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, जो आपका मेन है, मेन कितने हैं? मेन आपके 9 है, और वुमेन, वुमेन कितनी है? वुमेन है आपकी 4, यही तो गिवन है। और आपको बोला कि 7 मेंबर का कमेटी बनाना है, यानी कि आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? आपको सेलेक्ट करने हैं इन वाले में से केवल 7 मेंबर को सेलेक्ट करने हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि जैसे सेलेक्ट की बात आती है, जहाँ पे ऑर्डर की बात ना हो, वहां पे क्या हम लगाते हैं? आपका कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाता है, यानी कि हम एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि हमें अगर मान लो नॉर्मली सेलेक्ट करना होता तो हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया गया है कि जो आप कमेटी फॉर्म करोगे उसमें तो 7 मेंबर होंगे, क्या होंगे? 7 ही केवल होंगे, लेकिन 7 में से आपको क्या करना है कि 3 जो होगा वो वुमेन होंगी। 3 क्या होंगी? ये वुमेन होंगी। और आप जब 3 वुमेन, एग्जैक्टली 3 वुमेन सेलेक्ट करोगे कमेटी में, तो कुछ साथ ही आपको लेना है। तो 3 अगर आपने वुमेन सेलेक्ट कर लिया तो आपके जो 4 रिमेनिंग होंगी वो क्या होंगे? मेन होंगे। तो आप बताओ कि आपको दिया गया है 4 वुमेन है और इसमें आपको 3 को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 4 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 4C3 होगा। ठीक है, और इनटू करोगे, आप 4 मेन को सेलेक्ट करोगे, और टोटल मेन कितने हैं आपके? 9 मेन है, यानी कि 9 में से आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे 9 में से आप 4 मेन को सेलेक्ट करोगे, तो इसको कैसे निकलेंगे? 9C4 होगा, 9C4 होगा। इसको सॉल्व करो आप,
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। कैसे आप सॉल्व करते हो, जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है आपको याद होगा कॉम्बिनेशन का, ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आप 9 सी आर को क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो उसको फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आने वाला है, दोनों को आप देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास मेरे से देगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 504 तरीके होंगे। 504 तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक कमिटी बना सकते हो जिसमें क्या हो एग्जैक्टली 3 वुमेन हो। आपको समझ में आ गया कैसे ये हुआ, आपको दिया हुआ था 9 मैन और 4 वुमेन, तो आपको ये भी बोल दिया एग्जैक्टली 3 वुमेन रखना है कमेटी में, तो हमें पता है कि 7 ही कमेटी में लोग होंगे, और जब इसमें से 3 जो वुमेन होंगी तो उसका तरीका क्या होगा 4C3 होगा। अब जब 3 हमने वुमेन को सेलेक्ट कर लिया तो जो 4 रिमेनिंग होंगे वो हम कहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो मैन से लेंगे, और मैन में टोटल 9 ऑप्शन है, 9 में से हमें 4 सेलेक्ट करना होगा, तो उसका तरीका क्या होगा 9C4 होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 504 मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी 82 है, इसी वजह से आपको 84 भी सॉल्व करना है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखो उसमें ये बोल रहा है 84 वाले क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन विद अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 वुमेन। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले में बोला था एग्जैक्टली 3, लेकिन यहाँ बोला कि एटलीस्ट 3 हो। एटलीस्ट 3 होने का मतलब कि इसके 2 केसेस बनेंगे, जो फर्स्ट केस होगा और जो दूसरा होगा ये आपका सेकंड केस होगा। देखो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास ये दिया गया है कि जो मेन है वो कितने हैं, मेन हमारे पास दिया गया है कि 9 मेन है। ठीक है, वुमेन कितना दिया गया है, वुमेन ये दिया गया है कि हमारे पास 4 वुमेन है, और इसमें भी वही चीजें हैं। यहाँ पे सेकंड केस में मैं बताता हूँ क्या होगा, मेन भी दिया गया आपका 9 और जो वुमेन है वो कितनी है, वुमेन 4 है। देखो फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि मैं क्या करूं एटलीस्ट 3 वुमेन होनी चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं कि 3 जो है वो मैं वुमेन को सेलेक्ट कर लेता हूं, और 3 जो होगा, और टोटल हमें 7 ही मेंबर की कमेटी बनानी है, तो जब हमने 3 वुमेन को सेलेक्ट कर लिया तो 4 क्या होंगे, 4 हमें मेन में से सेलेक्ट करने होंगे, तो हमें 3 वुमेन प्लस 4 वुमेन का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो सकता है कि एटलीस्ट 3 तो सेलेक्ट करना है, हम ये कर सकते हैं कि 4 जो है एटलीस्ट मतलब 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 4 जो है वो वुमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे 7 सेलेक्ट करना है, तो 4 जब वुमेन को सेलेक्ट कर लिया तो 3 बचे आपके कहाँ से सेलेक्ट होंगे, ये मेन से सेलेक्ट होंगे, तो ये आपके 2 केस बनता है। तो देखो 3 वुमेन को सेलेक्ट करना है तो हमें 4 वुमेन है दिया गया है, इसमें से अगर मान लो कि मुझे 3 सेलेक्ट करना है तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका हो जाएगा 4C3 हो जाएगा। अगर 9 मैन है और उसमें से हमें 4 मैन को सेलेक्ट करना है तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा 9C4, दोनों का इंटू कर दो, 9C4 इंटू 4C3। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमने पिछली बार इसको सॉल्व किया था, ये कितना आया था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली 3 वाला, उसका भी सेम सॉल्यूशन था, ये 504 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या किया, हमने 4 वुमेन को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि बोला एटलीस्ट 3, तो आपके 4 है तो चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 4 वुमेन में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है 4C4 का। ठीक है, अगर 9 मैन है, अगर उसमें से मुझे 3 वैन को सेलेक्ट करना है तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा 9C3। आप इन दोनों का इंटू कर दो और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 84, और दोनों को क्या कर दो, दोनों का आप सम कर दो, 504 प्लस 84 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 588, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 588 तरीके होंगे कि कमेटी क्या बने जो कि कंसिस्ट करे क्या एटलीस्ट 3 वुमेन को। ठीक है, समझ में आया, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। In a hockey team consisting of 11 players हैं, each player shakes hand with every other player exactly once before the match begins. How many handshake occur among the teammates? अब देखो यहाँ पे टोटल 11 प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की कितनी बात हो रही है, जो टोटल प्लेयर्स दी गई हैं वो आपके 11 हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, और यूनिक वाले हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हैंडशेक करता है कोई भी व्यक्ति तो उसमें 2 लोग शामिल होते हैं। क्या लोग शामिल होते हैं, हमें पता है कि हैंडशेक जब भी होगा तो 2 लोगों के बीच में ही होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 11 लोग हैं और हैंडशेक क्या हो रहा है, 2 लोग में से सेलेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 11C2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हैंडशेक होते हैं वो इन्वॉल्व होता है इसमें 2 लोग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11C2 के तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, ये होगा आपका 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 55, यानी कि टोटल 55 तरीके होंगे जिसमें क्या होंगे, जो 11 प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ वो हैंडशेक कर सकते हैं, और एग्जैक्टली एक बार वो हैंडशेक करेंगे मैच बिगिन होने से पहले, वो तरीका कितना होगा 55 तरीके से। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बॉक्स कंटेन 3 white balls, 3 black balls, 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 red ball is to be included in the draw?
अब देखो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले हमें व्हाइट बॉल दिया गया है, कितने व्हाइट बॉल हैं, 3 व्हाइट बॉल दिए गए हैं। ब्लैक बॉल कितना दिया गया है, ब्लैक बॉल हमें दिया गया है 3, और जो रेड बॉल है वो कितना है, वो रेड बॉल की जो संख्या है वो 4 है। और ये बोल रहा है इन हाउ मेनी कैन वेज कैन 3 बॉल्स, आपको क्या करना है, 3 बॉल को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है 3 बॉल को, केवल सेलेक्ट करना है आपके 3 बॉल को। जैसे सेलेक्ट आया यानी कि यहाँ पे एनसीआर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि इफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल, यानी कि जो भी सेलेक्ट करे 3 बॉल को सेलेक्ट करे, लेकिन उसमें क्या हो, एटलीस्ट एक बॉल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल रेड होना चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब आप समझ जाओ कि एटलीस्ट बोले तो या फिर 3 में से एक तो हो जाए, या फिर 3 में अगर सेलेक्ट कर रहा है तो एक केवल रेड हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, दूसरा मान लो कि दोनों में से कोई सेलेक्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक तरीका हो सकता है कि दो रेड सेलेक्ट कर ले, क्या करे, 2 बॉल रेड सेलेक्ट कर ले, और एक जो होगा वो कोई और सेलेक्ट कर ले। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि केवल जो तीनों बॉल हैं वो तीनों के तीनों वो रेड सेलेक्ट कर ले। ये 3 तरीके बन रहे हैं एक बॉल क्या हो एटलीस्ट रेड होने का, यानी कि एटलीस्ट बोले तो एक तो होना चाहिए और एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये 3 ही तरीके से सेलेक्ट कर सकता है रेड बॉल। तो हम तीनों केस को लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो जो पहला केस बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक रेड बॉल सेलेक्ट कर ले, और दूसरा क्या सेलेक्ट कर ले, दूसरा दो दूसरे हैं वो दूसरे अदर बॉल सेलेक्ट कर ले। तो आप बताओ कि चार चार आपके रेड बॉल हैं, तो चार में से अगर एक को सेलेक्ट करना है तो आप क्या तरीका लगाओगे, ये हो जाएगा 4C1, ठीक है। अगर दो अलग तरीके हैं, दो अलग तरीके मतलब आपके कितने हो गए, यानी कि 3 + 3 कितने हो गए, 6 बॉल हो गए, यानी कि 6 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो दो को, यानी कि ये हो जाएगा 6C2, ठीक है। ये तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब इनको सॉल्व करोगे तो एक रेड और दो अलग बॉल को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, कि टोटल जो वेज आएंगे वो आएंगे 60। समझ में आया। दूसरा केस क्या हो रहा है, दूसरा केस हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर ले, दो रेड को सेलेक्ट हो जाए, दो रेड को सेलेक्ट करेगा, हमें 3 ही सेलेक्ट करना है बॉल, तो एक क्या होगा, एक अदर वाला होगा, एक अदर से सेलेक्ट करें। तो आप बताओ कि 4 बॉल हैं और उसमें से क्या कर ले, वो दो रेड सेलेक्ट कर ले, तो इसका तरीका क्या होगा, 4 में से 2 को सेलेक्ट करने का क्या होगा, ये हो जाएगा 4C2 हो जाएगा। और बचा एक सेलेक्ट करना है 6 में से, तो ये हो जाएगा 6C1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 36, ठीक है। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका आपका होगा कि मैंने बताया कि तीनों के तीनों क्या हो जाए, रेड से सेलेक्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा तीनों जो होंगे वो रेड बॉल सेलेक्ट हो जाए, और जो जीरो क्या करे वो कोई और बॉल सेलेक्ट ही ना करे। तो इसका तरीका क्या होगा, 4 जो है वो रेड बॉल है, तो ये हो जाएगा 4C3, यानी 4 दिए गए उसमें से 3 को सेलेक्ट कर ले तो 4C3 तरीके से होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4। और आप क्या करो, लास्ट में आप सबका एडिशन कर दो, 60 + 36 + 4, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल वेज पता चल जाएगा, और ये निकल के आएगा 100। देखिए 100 तरीके से क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कि एक रेड बॉल तो शामिल हो ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रवीण अटेम्प्ट्स ए क्वेश्चन पेपर ऑफ 12 क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर की बात मैं करूं, जैसे क्वेश्चन पेपर अगर है तो उसमें टोटल क्वेश्चन 12, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और ऐसे करके 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, यानी कि हर एक क्वेश्चन के बाद, यानी कि ए हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, और डी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि 4 तरीके। एक ऑप्शन में 4 आपके ऑप्शन दिए, एक वाला क्वेश्चन में 4 आपके ऑप्शन दिए गए। If I answer the question randomly, then find the number of ways in which he can attempt the entire paper. मतलब क्या तरीके से क्या कर सकता है, टोटल वेज आपको फाइंड करना है। तो देखो हमें पता है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके 4 ऑप्शन है, तो एक को 4 तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, दो को भी क्या कर सकता है 4, अब किसके पास ऑप्शन बचते हैं, 3 को भी क्या कर सकता है 4 तरीके से कर सकता है, 4 ऑप्शन में से कोई सेलेक्ट कर सकता है, 4 को भी अटेम्प्ट करने के आपके 4 तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी 12 को अटेम्प्ट करने के आ सकते हैं 4 हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो 4 है उसको आप इंटू कर दोगे तो चांसेस आपको मिल जाएंगे, टोटल वेज पता चल जाएगा। तो जब आप 4 को 12 तक क्या करोगे, इंटू करोगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 का पावर 12, यानी कि 4 को कितने बार कर रहे हो इंटू, आप 12 बार कर रहे हो तो इसको 4 का पावर 12 से भी डिनोट कर सकते हो, और यही क्या होगा आपका टोटल वेज हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका टोटल वेज हो जाएगा, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। 4 का पावर 12 तरीके से क्या कर सकते हो, जो प्रवीण है वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ग्रेडेड असाइनमेंट से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, इन अ डिनर पार्टी देयर आर 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु नीड टू बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, यानी कि एक राउंड टेबल है, ठीक है। और मेल जो है वो कितने हैं, 2 मेल है, और फीमेल है वो कितनी है, ये आपके फीमेल 5 है। हु नीड टू बी सीटेड अराउंड राउंड टेबल, इनको यहाँ पे बैठाना है राउंड टेबल पे। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट नो 2 मेल्स आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये बोल रहा है कि आप इनको बैठाओ तो सही, ठीक है, आप इनको बैठाओगे, जैसे हमने बैठा दिया, एक फीमेल यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये क्या होगा 5वां यहाँ पे, ये फीमेल की पोजीशन होगी, ये क्या होगा, ये फीमेल बैठी हुई है, ठीक है। रेड को हमने फीमेल से बनाया,
लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोला है कि इनको बैठाना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ पे दो मेल को यहाँ पे नहीं बैठा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे एक मेल को बैठा दो दोनों को, तो इस तरीके से अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि क्या अलाउड होगा। आपको अलाउड तभी होगा कि जो दोनों मेल हो वो क्या हो, वो एक साथ ना बैठे। जैसे एक मेल यहाँ पे बैठ गया तो दूसरा जो मेल है वो यहाँ पे ना बैठे। कहाँ बैठे? ये ऐसे बैठ सकता है कि एक मेल यहाँ पे हो, बीच में क्या हो, फीमेल हो, और दूसरा मेल उसके इधर हो। यानी कि एक साथ मेल को नहीं बैठाना है। तो दोनों को मेल को बैठाने का तरीका क्या हो सकता है? तो दोनों मेल को बैठाने का तरीका ये हो सकता है कि इनके बीच में बैठाया जाए। एक फीमेल अगर यहाँ बैठी है, एक यहाँ पे बैठी है, तो एक मेल को यहाँ बैठा दिया जाए। एक फीमेल यहाँ पे, एक फीमेल यहाँ पे, तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक मेल को बैठा दिया जाए। फिर दोनों के बीच में यहाँ पे भी एक बैठने का तरीका हो सकता है, यहाँ पे मेल को एक बैठाया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बैठा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मेल है उनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरीके बचते हैं। यानी कि जो आपका मेल को अगर बैठाना होगा आपको, तो 5 तरीके से बैठा सकते हो। लेकिन आप मेल कितने हैं? मेल टोटल जो मेल दिया गया है वो 2 ही तो है। तो आप 5 तरीके आपके पास, और आपके पास कितने सेलेक्ट करने हैं? बैठाने कितने? 2 को है, तो मेल को बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5C2 हो सकते हैं। अब देखो फीमेल में कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि फीमेल के पास क्या है? आपके 5 पोजीशन है। और हमें पता है कि जब आप राउंड टेबल की बात करते हो तो राउंड टेबल में बैठाने का तरीका क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो जो फीमेल को बैठाने का तरीका होगा वो क्या होगा? कितनी फीमेल है? वो 5 है, ये हो जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल। और इसको जब सॉल्व करोगे तो फीमेल को बैठाने का क्या होगा तरीका? ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 24। यानी कि फीमेल को इन 5 वाले जो पोजीशन है उन पे क्या तरीका हो सकता है? 24 तरीके से आप बैठा सकते हो इन फीमेल को, ठीक है। और मेल को क्या बैठाओगे? मेल का तरीका जो होगा वो 5 आपके दिख रहे हैं कि बीच में बैठाना है, तो आपके 5 सीट है और मेल कितने? 2 हैं, तो 5C2 तरीके से बैठा सकते हो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो, आपको फैक्टोरियल 5 होगा, और नीचे क्या होगा? नीचे होगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10। यानी कि 10 तरीके होंगे इनको इनके बीच में बैठाने का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि जब इनको आप बैठा सकते हो तो एक रो मान के चलो। अगर मान लो कि एक मेल यहाँ पे बैठ गया, मेल 1, और यहाँ पे एक मेल 2 बैठ गया, 2 ही पोजीशन है, तो ये आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। तो ये जब दोनों मेल आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका होगा फैक्टोरियल 2 तरीके से आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मेल 1 यहाँ पे बैठ जाए और एक मेल 2 यहाँ पे बैठ जाए, तो ये अगर बैठ सकते हैं तो एक तो इसके अपोजिट भी तो हो सकता है कि मेल 2 यहाँ पे बैठ जाए और मेल 1 यहाँ पे बैठ जाए, यानी कि दोनों भी क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका भी तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 2 तरीके से आपस में इंटरचेंज करेंगे, और इसका जो टोटल तरीका होगा वो टोटल 2 होगा। तो अब हम क्या करें? टोटल वेज निकालते हैं। टोटल वेज हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वेज अब क्या करेंगे हम? फीमेल के बैठने का तरीका वो कितना होगा? 24 होगा। जो मेल होंगे वो आपके इसमें बैठेंगे, बीच में बैठेंगे, तो इनका तरीका क्या हो रहा है? 5C2, और हमने निकाला इसका तरीका क्या होगा? 10 होगा, तो इंटू 10 करेंगे। और जो 2 मेल हैं वो क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या होगा? इंटू 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या मिलेगा? आप मिलेगा 480। यानी जो टोटल तरीका होगा वो क्या होगा? 480 तरीके से क्या बैठा सकते हो? 2 मेल और 5 फीमेल को बैठा सकते हो। जबकि क्या हो, जो 2 मेल हो वो यानी एक साथ वो ना बैठे, तो उसका टोटल जो तरीका होगा वो कितना होगा? 480 तरीका होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो इसमें एनपीआर वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है कि एनपीआर मतलब क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हो। एनपीआर बोले तो ये होता है फैक्टोरियल एन होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है? नीचे होता है आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन माइनस आर करते हो उसका फैक्टोरियल लेते हो, ये आपका एनपीआर का फॉर्मूला होता है। आपको ये वाला दिया गया है कि क्वेश्चन, और आरपी2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो हम लिखते हैं इसको, आप 10pr+3 है। अब ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है? माइनस होता है, तो आप करोगे 10 माइनस आर, और प्लस है तो ये भी हो जाएगा -3 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड किससे? 8pr दिया गया है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 माइनस आर का फैक्टोरियल, हो सकता है। और ये इक्वल किसके बराबर है? ये 90 के इक्वल है। अब इस वाले इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस आर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? हम अपोजिट में कर देंगे, तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो, 8 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड में है तो ये वाला इंटू में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये डिनोमीटर में इंटू हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो कि 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा? नीचे 8 फैक्टोरियल बचा, तो आप यहाँ पे लिखो 8 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर होगा? ये 90 के बराबर होगा, ठीक है। अगला स्टेप ध्यान से देखो, 10 फैक्टोरियल को आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। नीचे वाले को आप सेम इट इज ऐसे ही रहने दो, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसे रहने दो। जो आपका 8 माइनस आर है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप लिख सकते हो इसको 8 माइनस आर इंटू, हम क्या करते हैं? अगर मान लो कि फैक्टोरियल एन होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते हो ना।
तो अगर मान लो कि 8 माइनस आर का फैक्टोरियल निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे 8 माइनस आर और यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप इसको लिखोगे सिंप्लीफाई करके तो ये तो 8 माइनस आर ही होगा और इसकी जगह पे क्या लिखोगे 8 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 8 माइनस आर और ये हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 8 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ 8 फैक्टोरियल है और ये 8 फैक्टोरियल है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है 7 माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। आप 10 इंटू 9 करोगे तो 90 आएगा और ये क्या होगा दोनों क्रॉस आउट होकर ये 110 जाएगा तो ये 1 होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बचा 8 माइनस आर और ये बचा 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू जो मिल के आएगी वो कितनी मिल के आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी। तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई, अब हमें आर पी 2 निकालना है। तो आर की जगह पे आप 7 रख दो और ये पी होगा और यहाँ पे 2 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या है, नीचे है आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला गया, ये बचा 7 6 जा 42। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमोद गोज टू ए शॉप टू बाई सम क्लॉथ। प्रमोद जो आता है एक शॉप पे कुछ कपड़े खरीदने के लिए। शॉपकीपर शोज हिम 7 शर्ट्स 4 पैंट्स एंड 12 टी शर्ट। जो शॉपकीपर है उसको 60 शर्ट दिखाता है, 4 पैंट दिखाता है और 12 टी शर्ट दिखाता है। इफ ए सेलेक्ट 3 क्लोथ्स एट रैंडम, और वो क्या करता है प्रमोद 3 ही कपड़े को सेलेक्ट करता है। क्या करता है, वो सेलेक्ट कर रहा है। तो जैसे सेलेक्ट की बात आई, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर की बात नहीं होगी, यहाँ पे एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा। वो सेलेक्ट क्या कर रहा है, 3 कपड़े को सेलेक्ट कर रहा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चोजन क्लॉथ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब देखो उसने 3 तरीके अलग अलग तरीके से आपने वो दिखाया। अब ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो तीनों जो कपड़ा खरीदे वो अलग अलग टाइप का हो, यानी कि 3 जो सेलेक्ट करेगा प्रमोद तो एक सेलेक्ट कर सकता है, एक क्या शर्ट, एक शर्ट को सेलेक्ट कर सकता है, तीनों अलग अलग होने चाहिए तो एक शर्ट को सेलेक्ट कर सकता है, एक पैंट सेलेक्ट कर लेगा और एक क्या कर ले, एक टी शर्ट सेलेक्ट कर ले, यही तो चांसेस होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तीनों अलग अलग को सेलेक्ट करे। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी निकालने का होता है कि नीचे होता है टोटल इनकम, टोटल आउटकम, मतलब क्या क्या संभावना है, क्या क्या आउटकम हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स होते हैं और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है फेवरेबल आउट। तो ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम को डिवाइड करते हो टोटल आउटकम से तो आपका निकलता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें ये निकालना होगा क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें ये निकालना होगा कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा और टोटल आउटकम क्या होगा। तो पहले हम टोटल आउटकम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम टोटल आउटकम निकालते हैं। तो देखो टोटल तरीका क्या होगा जिससे कि वो 3 कपड़ों को सिलेक्ट कर सके। तो हमें पता है कि 7 शर्ट है, 4 आपके पैंट है और 12 क्या है आपके टी शर्ट है। टोटल कितने आपके मतलब क्लॉथ्स हैं, तो 7 + 4 11, 11 + 12 कितना हो गया 23 हो गया। 23 हो गया, 23 हो गया और इसमें सेलेक्ट कितना करना है 3 हो गया। अभी हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, हमें टोटल आउटकम जानना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 23 कपड़े हैं, 23 कपड़े होंगे तो टोटल जो आउटकम होगा 23 कपड़ों में से हमें सेलेक्ट कितना करना है, 3 ही सेलेक्ट करना है। तो 23C3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1771। तो जो टोटल आउटकम निकल के आया वो कितना है 1771 निकल के आ रहा है। अब हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बोले तो यानी कि 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक जो है शर्ट सेलेक्ट करे, एक पैंट सेलेक्ट करे और एक क्या करे टी शर्ट सेलेक्ट करे। तो इसका फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे, मान लो कि अगर एक सेलेक्ट कर रहा है तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको सेलेक्ट करने का तरीका हो सकता है कि 7 शर्ट में से एक सेलेक्ट करे तो ये हो जाएगा 7C1 तरीका होगा। एक पैंट को सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, 4 पैंट टोटल है और उसमें से एक ही सेलेक्ट करना है तो 4C1 होगा। और फिर जब आपका 1 टी शर्ट सेलेक्ट करे, 12 टी शर्ट है टोटल और उसमें से क्या करना है, एक ही सेलेक्ट करना है टी शर्ट, तो ये हो जाएगा 12C1 तरीका। ठीक है, इन तीनों को आप इंटू कर दो, तो तीनों को जब इंटू करोगे निकाल के तो ये निकल के आएगा 336। तो आप देख रहे हो जो फेवरेबल आउटकम आ रहा है वो कितना आ रहा है 336 आ रहा है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी वाले में रख दो, फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 336 तरीके से एक रैंडम सेलेक्ट कर सकता है और टोटल आउटकम क्या है, ये आपका है 1771। ठीक है, आप जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.19। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। A, B and C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो P के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 3/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब 3/2 से इंटू कर दिया प्रोबेबिलिटी A से, ये इसके बराबर है। P जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब बोला कि P की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और दूसरा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पे क्या करोगे आप, इसके बेसिस पे आप P का वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझने का मतलब कि आप हमने अभी देखा था डिसजॉइंट इवेंट।
तो डिसजॉइंट इवेंट बोलो या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो, यानी कि जब दो इवेंट हो रहे होंगे तो एक साथ कभी भी इवेंट दोनों नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर मान लो कि दो इवेंट है, अगर ए और बी है, उनका जब इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या फिर आप बोलो कि ए इवेंट है और दूसरा क्या है, दूसरा सी इवेंट है, इनका इंटरसेक्शन, और जो तीसरा इवेंट है अगर मान लो बी इवेंट है और ये क्या आपका सी इवेंट है, अगर ये तीनों क्या है, ए बी सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप बोलोगे कि ये क्या होंगे, दोनों जो इवेंट होंगे या तीनों जो इवेंट होंगे वो सेम टाइम पे ऑकर नहीं होंगे, और इन तीनों का जो आपका इंटरसेक्शन निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, यानी कि डिसजॉइंट जो हमने पढ़ा था वो देखा था। ठीक है, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब इसको और समझ में सकते हो आप कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। अब मैं इसको एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने डाइस देखा होगा, ठीक है, डाइस में अलग अलग आउटकम होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अब मैं बोलूँ कि आप एक डाइस को फेंक रहे हो और आपका आउटकम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप बताओ कि अगर 2 आउटकम आएगा, अगर आप एक डाइस को फेंके 2 आ रहा है, तो क्या जब 2 आएगा तो क्या 4 भी आ सकता है, नहीं। अगर 2 आ रहा है तो 4 नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों डिस्ट्रॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप समझ गए होगे क्या मतलब है कि जब आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो तो इनका क्या होगा, वो दोनों एक टाइम पे सेम टाइम पे ऑकर नहीं हो सकते। जैसे डाइस वाला केस लिया, अगर 2 आ रहा है डाइस पे तो 4 नहीं आ सकता है, अगर 4 आएगा तो उस वाले पे 2 नहीं आएगा। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हो, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हो कि जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ये क्या होता है, तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आप क्वाइन का एग्जांपल लो। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब होता है क्या, तो देखो इसका मतलब होता है कि आप एक क्वाइन का एग्जांपल से पहले हम समझते हैं कि क्वाइन पे क्या चांसेस होते हैं, कि दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, एक हेड आएगा और क्या आएगा, एक टेल आएगा। दो ही तरीके होते हैं ना, अगर क्वाइन को आप उछालो तो एक हेड आएगा और टेल आएगा। ठीक है, अब मैं दो इवेंट को ले लूं और मैं दोनों इवेंट को ले लूं कि ये क्या आ गया, दो इवेंट है एच और टी, दोनों में इवेंट ले लेता हूँ एच और टी को, सेट ऑफ इवेंट में ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ये दोनों इवेंट क्या होंगे, दोनों पॉसिबल तरीके को क्या कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसके दो पॉसिबल तरीके हैं एच और टी, यानी कि एक क्वाइन के दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक हेड आएगा या टू आपका टेल आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दो इवेंट ले लेता हूँ, एक जो इवेंट है उसमें एच आ रहा है और दूसरे इवेंट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। अगर मैं सेट ऑफ इवेंट लेता हूँ तो आप बताओ कि दोनों साथ में ये पूरा का पूरा आउटकम को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो इनका प्रोबेबिलिटी होगा एच यूनियन टी का, जब दोनों इवेंट लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ये हर बार होगा, इन्हीं में से तो कोई आएगा। तो इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलते हैं, इसी को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि आप दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1 के बराबर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगा वो क्या आएगा, वो 1 के बराबर होगा। ये क्या होता है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट का फॉर्मूला होता है। अब इस वाले में आपको देख रहा है कि एबीसी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पी ए है, जो पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए दिया गया है वो दिया गया पी के बराबर है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है वो किसके बराबर बोल रहा है, ये बोल रहा है 3/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये पी के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 इंटू पी लिख सकते हो, और ये क्या होगा 3/2 पी हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोल रहा है कि ये 1/2 है और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दो। अब आप बताओ कि 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3/2 इंटू पी है, तो आप इन दोनों का इंटू कर दो, 3/2 इंटू पी। तो प्रोबेबिलिटी जो सी का निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3/4 इंटू पी, ये निकल के आएगा। और हमें पी पूछ रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। और हमने देखा कि जब एग्जॉस्टिव इवेंट होता है तो इनका क्या होता है, कंबाइंड रूप से ये टुगेदर क्या होते हैं, सारे के सारे कवर करते हैं इवेंट को। यानी कि अगर इन तीनों को साथ में ले लो तो इनका क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, यही कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इसके बियॉन्ड भी क्या होगा, ये बोला कि एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो आप इसको बोल सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो आपके इवेंट होने वाले हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1 होगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, अब क्या करो, अगर इनकी वैल्यू आप यहाँ से रख दो इस वाले इक्वेशन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, ये पी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, ये आपका 3/2 पी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है, ये आपका 3/4 पी है। और ये क्या है, सब इक्वल है 1 के बराबर। जब इनको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम 4 आएगा, और जब इनको सॉल्व करोगे तो आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा 13p/4, और ये होगा 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो पी की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4/13। 4/13 को सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 0.31 के बराबर। तो हमें जो पी की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितना आ रहा है, पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.31। ठीक है, समझ में आया। तो आप
अगर आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि लेट ए सैंपल स्पेस, बोल रहा है कि सैंपल स्पेस आपका ये गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 इवेंट, 3 इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट है इसमें आपके ये टर्म आ रहे हैं, एफ में ये आपके टर्म आ रहे हैं, जी में आपके ये टर्म आ रहे हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ये है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन से ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है यूनियन निकालने का। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब होता है और। अब यूनियन किसका निकालने का बोल रहा है? आप निकाल लो ई यूनियन एफ, इवेंट ई का एफ से इवेंट एफ से यूनियन निकाल लो, यानी कि सभी ले लोगे और केस चलते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि इवेंट ई में क्या है, इवेंट ई में आपका 1 है तो आप 1 लोगे, 2 है 2 लोगे, 5 लोगे, और ये क्या है, ये आपके यूनियन में, यानी कि एफ वाला भी क्या होगा, इसमें एलिमेंट आएगा, हम कंबाइन कर लेते हैं सबको, तो ये आपका यूनियन दर्शाता है। एफ में क्या है, 4 है, 6 और 7 है, तो ये भी आ जाएगा 4, 6 और 7। तो जो आपका ई यूनियन एफ आएगा उसमें आपके 1, 2, 5, 4, 6, 7 एलिमेंट आ रहे हैं। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे दे रहा है 1, 2, 5, 6, 7, यानी कि जो 4 इवेंट है वो यहाँ पे शामिल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन ए जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि 4 जो एलिमेंट है इसमें शामिल नहीं है, और हम देख रहे हैं कि जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तो 4 भी क्या है इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, यानी ऑप्शन गलत हो गया। अब जो अगला ऑप्शन है ये बोल रहा है कि आप इंटरसेक्शन निकालो। किसका इंटरसेक्शन निकालो? आप निकालो ई इंटरसेक्शन जी का। हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों सेट में क्या हो, कॉमन होता है, वो हम बोलते हैं उसका इंटरसेक्शन निकालना। ई में क्या है, 1, 2, 5 है, और आपका जी में क्या है, 1, 3, 8 है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। दोनों में क्या कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है, तो इसका जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। और कोई तो इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि और कुछ कॉमन सेट में नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा ई इंटरसेक्शन जी वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये भी ऑप्शन में क्या है, राइट गिवन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आप निकालो कॉम्प्लीमेंट, एफ यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हो इसको देखो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि सभी एलिमेंट जो कि एस में हो, ठीक है, एस में एस के सारे एलिमेंट, और एस में से क्या करते हो, अगर आप एस में से आप एफ यूनियन जी को अगर माइनस कर देते हो तो जो भी बचेगा सैंपल स्पेस में वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि जो यूनियन में आएगा उसको आप सैंपल स्पेस में हटा दो तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, वो मतलब कि उसमें यूनियन वाला शामिल नहीं होंगे, वही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एस क्या है, ये है, तो हमें निकालना होगा एफ यूनियन जी, पहले निकालना होगा, तो हम पहले एफ यूनियन जी निकाल लेते हैं। तो एफ यहाँ पे 4 है, 6 है और 7 है, तो आप यहाँ पे निकाल लो। एफ में क्या है, 4 है, 6 है और 7 है, और जी में क्या है, 1, 3, 8 है, तो ये भी आ जाएंगे 1, 3 और 8। और जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें क्या है, हमारे सैंपल स्पेस में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारा सैंपल स्पेस है। हम क्या करते हैं, हम एफ यूनियन जी को इसमें से माइनस कर देते हैं इससे, तो जो जो आपके एलिमेंट इसमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं उसको हम हटा देंगे। आपका 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ से हट जाएगा। 6 जो है, 6 दोनों में, इसको हटा देंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी, इसको भी हटा देंगे। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, ये हट जाएगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ये भी हट जाएगा। 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे भी, ये भी हट जाएगा। तो जो हमारा जो एफ यूनियन जी का जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, अब जो रिमेनिंग एस में बच रहा है सैंपल स्पेस में उसको लिख लोगे, तो आपका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका एफ यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो क्या है, 2,5 दे रहा है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, आगे देखो अगला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो दे बोल रहा है कि आप इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, तो क्या आना चाहिए, निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, 1 दोनों में है, कॉमन वाला हम लेते हैं, 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 5, 5 भी नहीं है, यानी कि इसमें अलग एलिमेंट है और इसमें क्या है, अलग एलिमेंट है, यानी कि दोनों में क्या है, दोनों में कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं होता है तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये बोला कि 8 कॉमन है, 8 तो दोनों में नहीं है, तो 8 कॉमन कहाँ से होगा, ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन रहे, टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इस पूरे सेट का। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपके लास्ट वाले वीक है, वीक 8 का है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, और आपके जो पहले वाले वीक के क्वेश्चन है जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5, 6 हो गया, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप सबका वेटेज देख सकते हो। तो आप अगर रिवाइज करना चाहो तो एक बार गो थ्रू कर लो, किससे, आप गो थ्रू कर लो जो वीक 8 वाला कंटेंट है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, इन वालों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो, तो आपका पूरा का पूरा जो क्विज 2 का एग्जाम होगा वो अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।